सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। कैसे हैं तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तलहा, मैंने सोचा कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक लाइटर नोट पे बात करते हैं, कोई हल्की फुल्की चिट चैट करते हैं। मैंने सोचा आज क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को एक कहानी सुनाएं। Why not? क्यों नहीं? शुरू करें? शुरू करें। तो भाई आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। आप पहले सुनिएगा, फिर आगे इस पे डिस्कशन भी करेंगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक मुल्क था जहाँ मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त ही सही, लेकिन उसकी डायरेक्शन यानी कि उसकी सिमत बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर अचानक वहाँ एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गए और उस मुल्क के पावर प्लांट्स इस काबिल भी नहीं रहे कि 24 घंटे बिजली बना सकें। यानी कि लैक ऑफ पेमेंट के इश्यूज को हल करने के लिए उस मुल्क ने पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ाना शुरू कर दिए और साथ ही जब पेट्रोल के प्राइजेस बढ़े तो टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए, जिससे महंगाई इस हद तक बढ़ गई कि फूड क्राइसिस आ गया। अब सोचिए, जब फूड क्राइसिस आता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है। फिर जब फूड क्राइसिस आया तो उसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ की हुकूमत ने मोरेटोरियम इस्तेमाल किया, यानी कि वो लगा दिया। अब ये मोरेटोरियम क्या होता है? ये होता है यानी कि अगर किसी शख्स के अकाउंट में 200 करोड़ या 2 करोड़ हैं तो वो उसमें से सिर्फ $200 निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। यानी कि बैंक की तरफ से एक लिमिट लगा दी जाती है कि आप सर्टेन अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं निकाल सकते। और यानी कि उससे अगर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो आगे उसके लीगल इशूज़ होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, हंगामा आराई होने लगी, आपस में हंगामे होने लगे, लूट मार मच गई। और ये कहानी फिर इस तरह से आपको कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कुछ अपनी अपनी सी लग रही है तलहा? यकीनन आपका इशारा कुछ पाकिस्तान की तरफ है मेरे ख्याल से वर्दा, कि हम भी शायद अब उसी तरह पे जा रहे हैं कि जहाँ पावर सेक्टर, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्री बजट सेमिनार में कहा कि 1500 अरब बिजली का बहरान है, खसारा है एवरी ईयर, 500 अरब गैस का खसारा है। और पावर सेक्टर हमारा डूब चुका है। लेकिन आपको पता है ये कहानी मुल्क लबनान की है। ओके। और अब इस तरह के हालात का सामना हमें करना पड़ रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इस हवाले से 45 दिन आने वाले बहुत अहम हैं। माहिरीन का कहना है कि 45 दिन में अगर हम सही सिमत में ना आए तो खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और एक सर्वे किया गया है, एक सर्वे के मुताबिक पूरे पाकिस्तानियों से सर्वे लिया गया तो उसमें पता चला है कि 88% लोग जिस सिमत में इस वक्त मुल्क जा रहा है वो उसके अगेंस्ट हैं। राइट। एक मिनट प्रोड्यूसर साहब, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा जो वर्दा ने बात की और बिल्कुल सही कही। लेकिन वर्दा, ये बात आपको मालूम होगी कि पिछले चंद एपिसोड से हम जब भी उतार चढ़ाव बिजनेस का सेगमेंट करते हैं तो मैं माहिर मुआशरा से यही पूछता था कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर गया है और छुपाया जा रहा है। वो कहते थे कि हाँ तकरीबन हो, ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन हालात बड़े बुरे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तारीख में दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्क हैं। आपने एक लबनान की कहानी सुनाई, 100 से ज्यादा मुल्क हैं जो डिफॉल्ट कर चुके हैं। कौन से मुल्क हैं ये? जी, चाइना डिफॉल्ट कर चुका है, आपको मालूम है। इंडोनेशिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, मंगोलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, पोर्चुगल, रशिया जैसे मुल्क डिफॉल्ट कर चुके हैं। जब आप डिफॉल्ट कर जाओ तो एक्सेप्ट करो कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं और फिर आगे की हिकमत अमली, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी तय करो। ना कि लोगों से छुपाते रहो कि ओ जी हम डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, हम मुल्क को बचा लेंगे, हम सियासत की खातिर सब कुछ दाव पर लगा देंगे। कहते जरूर है कि पाकिस्तान पहले है, सियासी पार्टी बाद में है, लेकिन हकीकत जो फैसले हो रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है ऑन ग्राउंड, रियलिटी जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि हम डिफॉल्ट मेरी नज़र में हम कर चुके हैं। सैडली, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि जिसने हमें पैसे दिए हैं उधार, IMF, वो जानता है कि अगर मैं इस मुल्क को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरे दिए हुए पैसे ही डूब जाएंगे। इसीलिए वो आपको 2-2, 4-4 रुपए देता रहता है कि आपकी गाड़ी चलती रहे। हकीकत यह है, हालात यही है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां ले डूबी, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? माहिरीन ने अगले 45 दिन अहम करार दे दिए।
खैबर पख्तून का बजट आ गया, पंजाब और सिंध का बजट आ जा रहा है, लेकिन कोई भी सूबा महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है। कद से बड़े कान, पाकिस्तानी सिम्बा की धूम, बच्चे बड़े सब नन्हे बकरे के दीवाने हैं। प्रोग्राम में आज सिम्बा से भी आपको मिलवाएंगे। और पीछे तो देखो, 17 जून को आएगी फिल्म के म्यूजिक ने अभी से धूम मचा रखी है। तुम हो वो जाना ट्रेंडिंग पर है। राइट, हेडलाइंस हमने जानी। अब शायद सूबाई बजट का हम अब जिक्र करेंगे आज प्रोग्राम में पहले। राइट, बिल्कुल, क्योंकि बजट की मौसम चल रहा है। एक तो गर्मी का मौसम चल रहा होता है, उसके साथ साथ आजकल बजट का मौसम चल रहा है। पंजाब का बजट कल आना था, लेकिन जिस तरह से हंगामा आराई हुई है ऑपोजिशन की जानिब से, बजट नहीं आ सका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज पंजाब का बजट आ जाएगा और सिंध का बजट भी आज आ जाएगा। अलबत्ता KPK का बजट आ गया है और उन्होंने हर डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। बजट मैं तकरीबन पिछले 15-20 साल से कवर कर रहा हूं वर्दा, और मुझे बजट नंबर फजिंग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट में बहुत सारे आदाद और शुमार आपके सामने रख दिए जाते हैं, पर हकीकत उसके बरक्स होती है। जो अमाउंट्स रखे जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, PHDP हो, एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो, या किसी भी मद में, सूबाई मद में, NFC अवार्ड के मद में जो मिलते हैं सूबों को 18वीं तरमीम के बाद, वो खर्च कैसे होते हैं? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं? क्या वो जिस मकसद के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं, क्या वो मकसद पूरा होता है? हकीकत आप देखने जाते हैं ग्राउंड पे तो मालूम पड़ता है कि जी 100 रुपए दिए गए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए, 10-20 रुपए मुश्किल से लग गए, 80 रुपए चले गए। शान सही साहब ने हमें ज्वाइन किया। माहिर मुआशियात टू दुनिया बोल है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई लाइक टू आस्क यू वाज दैट इस वक्त मईशत हमारी क्या डिफॉल्ट कर गई है, करने वाली है? जो पावर सेक्टर के नंबर्स मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि पावर सेक्टर 1500 अरब सिर्फ हमारा बिजली का डिपार्टमेंट खसारा कर रहा है, 500 के करीब गैस का डिपार्टमेंट खसारा कर रहा है। जब इतना खसारा हो कि हम अपना सर्कुलर डेट कंट्रोल ना कर सकें, डॉलर की हम जानते हैं इस वक्त हाई पे पहुंच चुका है, 203, 204 पे ट्रेड हो रहा है इंटर बैंक में। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है वो बड़ी, एक कैसे कहना चाहिए, बड़ी डायर है और बड़ी डेंजरस लेवल पर है। और जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगले 45 से 60 दिन पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है। ओके। और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि अगर अगले 3 से 4 महीने में हम अपनी एक्सपोर्ट्स नंबर जो है वो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स रखें और हमारी जो रेमिटेंसेज हैं ऑन दी एवरेज 3 बिलियन डॉलर्स आएँ, जो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगी 4 महीने में, तो हमें कुछ कुशन मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। अगर वो हमें ना मिले तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त ना चाइना, ना सऊदी अरेबिया, ना UAE आपको डॉलर या आपको कोई बेल आउट करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और जून में नॉर्मली आपकी पेमेंट्स होती हैं ऑयल की, और इस वक्त हमारे जो रिजर्व्स हैं वो खाली 10 बिलियन से भी कम के रह गए। और अगर हमने 3 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व या 4 बिलियन के दे दिए ऑयल पेमेंट्स में और ऑयल प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, तो हमारे पास खाली 5 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व रह जाएंगे। तो जो सिचुएशन होने जा रही है, आपकी होस्ट ने बड़ा प्रैग्मेटिक सिनेरियो दिया है और ये काफ़ी लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं कि पिछले साल लेबनान में एग्जैक्टली यही हुआ था। अ परफेक्ट केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। हुआ ये था कि वहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने बढ़ाना शुरू की, उसके बाद उन्होंने टैक्सेस रेज करना शुरू किए, लोग रोडों पे आना शुरू हो गए, उसके बाद वहाँ पर फूड क्राइसिस हुआ और फिर वहाँ के सेंट्रल बैंक ने मॉरिटोरियम लगा दिया। मॉरिटोरियम का क्या मतलब है कि अगर आपके इस वक्त किसी भी पाकिस्तानी बैंक में 1 करोड़ या 2 करोड़ या इवन 1 लाख पड़े हुए हैं, तो सेंट्रल बैंक आपको उस पर कहेगा कि आप ऑन दी एवरेज ATM से 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या व्हाटएवर से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। सो इमेजिन आपके पास 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है और आप वो पैसे अपने नहीं निकलवा सकते, खाली आप अपने पैसे देख सकते हैं। ये सिनेरियो 30 जून 2015 को ग्रीस में हुआ था, जब ग्रीस के सेंट्रल बैंक ने कहा था कि आप 60 यूरोस से ज्यादा नहीं निकलवा सकते, और जिनके करोड़ों के पैसे पड़े हुए थे 100 मिलियन यूरोस और 100 मिलियन डॉलर्स, वो सारे स्टक हो गए।
तो पाकिस्तान में भी ये सिनेरियो जो है होने जा रहा है। और जिस हिसाब से हमारे बड़े नॉन सीरियस इमेच्योर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बातें करते हैं, मुझे तो हंसी आती है। फिर हम कहते हैं पाकिस्तानियों पे लोग हंसते क्यों हैं, जब इस किस्म से आप नॉन प्रिपेयर्ड होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और पूछेंगे कि जी हमने तो $7 बिलियन का लोन ऐड ही नहीं किया, तो लोग आप पे हंसे नहीं करेंगे और फिर और क्या करेंगे। सो राइट नाउ इफ आई वर टू टेल यू, पाकिस्तान इज इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मलेशिया सिंगापुर के डायोस्पोरा से मैं बात करता हूँ, पाकिस्तानी से, मेरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी। तो शान साहब इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर में ये बात हम सब जानते हैं, हमें ये भी पता है कि IMF अब भी हमसे खुश नहीं है, वो अब भी जो है वो देने का नहीं है, किस्त देने के लिए दरजामंद नहीं है। वो मजीद कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी पेट्रोल और बढ़ेगा। तो इस सारी सिचुएशन का हल क्या है, सोल्यूशन क्या दिखता है आपको? मैंने आपके 10 जून में प्री बजट के एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। जो ममालिक में FDI आ रही है या जो ममालिक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जहां लोग जा रहे हैं, वहां पर एक फिनोमेना है, एक वेरिएबल है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? व्हेन यू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठ के बात करना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह इस सिचुएशन से निकाला जाए। तो शान साहब ये बात आप अग्री करते हैं कि एंगेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। सही शान साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात पर अग्री करते हैं कि जो ये रिजीम चेंज आया है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से मौशी हालात और मजीद खराब हो गए हैं हमारे, जिसकी वजह से किसी को भी हम पे भरोसा नहीं रहा। एब्सोल्युटली, जब से ये गवर्नमेंट आई है 9 अप्रैल से आज तक इकोनॉमी का बिल्कुल पट्टा बैठ गया और स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। रुपए की कदर में रोज बरोज जो है वो गिराव हो रहा है। अगर आप पिछले मई में देखें, पाकिस्तानी जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट 152 पे ट्रेड कर रहा था और आज जो है 203, 204 पे, तो 34% जो है रुपया जो है डेप्रिशिएट कर गया। तो मेरा ख्याल है अगर इसी तरह चलता रहा तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो इस रिजीम चेंज की आई है वो पाकिस्तान को तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर का उसने जो है नुकसान पहुंचाया। शान साहब, सवाल अब आपसे ये है कि हम डिफॉल्ट से इतना डरते क्यों हैं? तारीख में 100 से ज़ायद ऐसे मुल्क हैं जो डिफॉल्ट होकर आज दुनिया की सुपर पावर्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक पावर्स बने हुए हैं। हम क्यों डिफॉल्ट से इतना डरते हैं? इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट था कि अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो हमसे हमारी न्यूक्लियर ताकत ले ली जाएगी। क्या होगा अगर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे शान सईद साहब? अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो सबसे बड़ा जो वेरिएबल ये होगा कि आपकी जो बोरिंग होगी, इंटरनेशनल बोरिंग, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो इस पर प्रीमियम मांगेंगे और जब आप प्रीमियम देंगे तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है लोकल इन्वेस्टर का और इंटरनेशनल इन्वेस्टर का वो शेक हो जाता है। वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि ये इकोनॉमी को मैनेज कर सके। और तीसरा बड़ा जो नुकसान है डिफॉल्ट होने का वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका आपसे कॉन्फिडेंस हट जाता है और आपकी इकोनॉमी जो है वो डीप रिसेशन में चली जाती है। और जब आपकी इकोनॉमी डीप रिसेशन में चली जाती है वहां से शान साहब, डोंट यू थिंक हम ऑलरेडी डीप रिसेशन में हैं? डोंट यू थिंक हम ऑलरेडी डीप रिसेशन में हैं? आप प्राइसेस देखें, इन्फ्लेशन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट देखें, आप सारे इंडिकेटर्स देख लें, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट, हर किस्म का करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान से बातें कर रहा है। हम ऑलरेडी खसारे में हैं, हम ऑलरेडी पेट पर पत्थर बांध चुके हैं, ऑलरेडी खाना पीना पेट्रोल डलवाना एक अजाब बन चुका है। सवाल मेरा आपसे यह है कि हम आम पाकिस्तानी के लिए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन इकोनॉमिक माहिरीन जो हैं, आप जैसे माहिर मुआशियात, वो अब भी कहते हैं 45 दिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि IMF फिर मुझे $2 दे देगा, फिर मैं 10-15 दिन, 20 दिन, 2 महीने चल जाऊंगा, फिर मैं IMF के पास जाऊंगा। हम दुनिया में, हम पाकिस्तानी बहुत सारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, हम पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों के पैसे खा के बैठ जाते हैं। हम इन लोगों के पैसे क्यों नहीं खा सकते? हम बोलते हैं हम डिफॉल्ट कर गए, हम पैसे आपको वापस नहीं दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि जब वो कहेंगे कि हम डिफॉल्ट कर गए, मेरे और आपके कहने से डिफॉल्ट नहीं होगा। रिसेशन की बात तो छोड़े, पाकिस्तान जनवरी से स्टैगफ्लेशन में होता है। आपको पता है स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब 1970s में स्टैगफ्लेशन आया था उस जमाने इन्फ्लेशन बहुत हाई था और ग्रोथ लो थी, तो पाकिस्तान टेक्निकली स्पीकिंग हम स्टैगफ्लेशन में,
और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो इन्फ्लेशन का है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिकम इररेलेवेंट क्योंकि उनके पास कोई मॉनेटरी टूल नहीं है, कोई मॉनेटरी लेवल नहीं है कि वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और अगर आपने सुना होगा, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा था पिछले साल के पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो 18% से भी ज़्यादा होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ऑयल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन नंबर जो है ऑन द ग्राउंड वो 30% से भी अबव है। बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, माहिर मुआशरत हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस वक्त इन्फ्लेशन 30% से भी अबव है, स्टैगफ्लेशन आ रहे हैं। यकीनन जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी आई थी, लेकिन आज जर्मनी कहाँ खड़ा हो गया अपने पैरों पर। हम अपने पैरों पर कभी खड़े हो पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि स्टेट बैंक की भी जो तनकीद का निशाना बनाया शान सईद साहब ने, तो हम ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक को भी वर्दा IMF ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया है। ये बात हम सब जानते हैं। महंगाई का जो सूरत हाल सिचुएशन चल रही है मुल्क में, पूरी हर तरफ महंगाई महंगाई। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, पेट्रोल का तो हम जानते ही हैं, खाने पीने की अशिया की बात कर लें। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तलहा, आपको बताऊँ कि कल मैं गई थी स्टेशनरी शॉप्स पे। यूजुअली बच्चों के स्कूल्स दोबारा से रीओपन होने वाले, तो उनका सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह आ गया है, बैकपैक आ गया। तो कल मैं जैसे ऐसी स्टेशनरी शॉप पे गई थी बच्चों का सामान लेने के लिए, आई वाज शॉक, लिटरली शॉक। जो महंगाई का आलम है, हर चीज़ इतनी महंगी। लाइक जो बैग, स्कूल बैग आपको पहले 1500 का, 1200-1300 का मिल जाता था, वो 2700, 2600, जिसकी जितना दिल चाह रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अपनी मर्जी से प्राइस रेज किए। जस्ट कलर मार्कर्स, सिर्फ कलर मार्कर्स, नॉर्मल कोई हाई फाई प्रोफेशनल कलर मार्कर्स की मैं बात नहीं कर रही, नॉर्मल कलर मार्कर्स, वो भी इतने एक्सपेंसिव, लाइक 1500, 2000 की कलर मार्कर्स। पता नहीं हमारा क्या होगा, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस कब रखेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों को कैसे करवाया जाए। खैर, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह दत्ता इस्लामाबाद से। उनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी अल्लाह दत्ता, बताइएगा वहाँ पे कितनी महंगाई बढ़ी है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, महंगाई इमरान खान की हुकूमत में भी थी, लेकिन इस हुकूमत के आने से जिस तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ी है, आम आदमी, मजदूर तबका और छोटा तनख्वाहदार तबका बिल्कुल पिस कर रह गया। और इन दिनों में अगर कीमतें बढ़ने की बात करें इन 2 महीनों के अंदर, तो पत्ती की जो 950 रुपये फ़ी किलो कीमत थी, इस वक्त इस्लामाबाद में उसकी कीमत 1250 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच चुकी है। सफ़ेद चना 80 रुपये इजाफे के साथ इस वक्त 350 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच चुका है। दाल चना 200 रुपये पर पहुंच चुकी है। दाल माश 300 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। जबकि मटन गोश्त ये आम आदमी की पहुंच से वैसे ही बाहर हो चुका है। इस्लामाबाद में मटन की कीमत फ़ी किलो 1600 रुपये फ़ी किलो, जबकि वेड़ी हड्डी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो और बगैर हड्डी 900 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। सब्जियों की अगर बात करें तो उनकी कीमतें भी दुगनी हो चुकी हैं। आम आदमी जो दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेता था, इस वक्त की अगर सूरत हाल देखें, जिस तरह डीजल पेट्रोल की कीमतों में 2 महीनों में इतना इजाफा किया गया, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इसी तरह मार्केट में कोई बुर्दोनोश हो या शायद ज़रूरिया की जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह देता, हम इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे और यकीनन कीमतों के बारे में बता रहे थे। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन केप टाउन साउथ अफ्रीका का एक शहर था जहां पानी की किल्लत हो गई। पानी इतना कम हुआ कि हर शहरी को एक कोटा दे दिया गया कि आपने 3 गैलन में पूरा दिन गुजारना है, उसी में नहाना है, उसी में खाना है, उसी में पकाना है, और फिर उनकी जिंदगियां बदल गई। इस वक्त पाकिस्तान का भी यही हाल है कि अपना उगाओ, अपना खाओ, अपने घर में छोटी मोटी फार्मिंग करना शुरू करें। हालात बड़े संगीन है और यकीनन हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम नेगेटिविटी फैलाएं, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है इसमें हम सबको मिलकर पाकिस्तान का साथ देना होगा। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपकी मुलाकात कराएंगे हम बड़े क्यूट से सिम्बा से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक क्यूट से छोटू से सिम्बा से। बेसिकली ये शेरवेर नहीं है सिम्बा, क्योंकि ये खुद इतना स्पेशल है इसलिए इसका नाम सिम्बा रखा है। आप देख सकते हैं इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक स्पेशल ब्रीड है जो यहाँ बहुत मुश्किल से पाई जाती है और रेयर ब्रीड है। और इसके कान आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखें, इसके कान 48 सेंटीमीटर्स लॉन्ग हैं और ये सिर्फ 10 दिन का है। 4 जून 2022 को ये पैदा हुआ था, छोटू सा हमारा सिम्बा। और ये माशाल्लाह से
पैदा होते ही फेमस हो गया है, स्टार बन गया है सिर्फ अपने कानों की वजह से। और बाकी इसकी डिटेल्स हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हसन नारेजो साहब, जो कि इसके वो कह रहा है मुझे छोड़ दो, आजाद करो। नहीं आप बैठो, ये हमारा गेस्ट है, चीफ गेस्ट है हमारा। नहीं वो बैठने के मूड में नहीं है सिम्बा, वो कह रहा है कि मुझे आजादी पसंद है अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। नारेजो साहब, ये नस्ल जो आपके पास अभी पैदा हुई है, ये यकीनन बड़े कान हम सिंध में देखते हैं, गुलाबी जिसे कहते हैं शायद, लेकिन ये बड़े से भी बड़े हो गए हैं कान, इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े हैं। तो पहले तो मुझे इस नस्ल के बारे में बताइए, और आपने कैसे ये अचीवमेंट हासिल की, कैसे बच्चा पैदा हुआ? सर ये कोई पिछले 4 ईयर्स से मैं गोट फार्मिंग पे वर्क कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने एक यूट्यूब पे चैनल भी बनाया नारेजो गोट फार्म के नाम से। 8 लाख के करीब मेरे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान की जितनी भी गोट ब्रीड्स हैं सारी मैंने इंटरनेशनली प्रमोट की जितनी भी, और पाकिस्तान में माशाल्लाह से 20+ गोट ब्रीड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। वर्ल्ड में और कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर ऐसी गोट ब्रीड्स हों। ये बेसिकली जो ब्रीड है ये लेडी ब्रीड है और सूबा सिंध की है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आज से 20-25 ईयर्स पहले, लेकिन अब ये रेयर हो चुकी है। तो अब मुश्किल से हार्डली कोई इसकी 15 to 16 गोट्स बची होंगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर 15 to 16 गोट्स बची होंगी, और वो भी सिर्फ सूबा सिंध के अंदर हैं। क्या कर रहे हैं हम इस नस्ल को बचाने के लिए? क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि आप सिंध के महकमा ज़राअत के एम्बेसडर भी हैं यहाँ पे। सर इस पे हमारा वर्कआउट चल रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम इस ब्रीड को मज़ीद प्रमोट भी करेंगे, और इसकी ब्रीडिंग भी जारी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको मेंटेन करें, क्योंकि इसका जो फिगर था कोई लास्ट 2 ईयर्स में कोई 6 to 7 गोट्स पे आ गया था। लेकिन अब हमारी रिसर्च और इसको गोट ब्रीडिंग को हम लोग ने इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं, और इसकी ब्रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं ताकि ये मुल्क में फिर से आम हो सके। बकरे रखना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, बीमारियां लग जाती हैं, एक को बीमारी लग जाए पूरा हर्ड तबाह हो जाता है। मुझे ये बताइए कि बकरा ईद भी सर पे खड़ी हुई है, लंपी वायरस की भी कंप्लेंट्स चल रही थी कि बकरों के अंदर भी ये वायरस शायद आ गई है। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली आपके नारेजो फार्म पे भी आप किस तरह बकरों की फार्मिंग कर रहे हैं, क्या आपकी टेक्निक्स हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे? सर बेसिकली देखें, हम लोग लंपी स्किन जो आती है वो बेसिकली अनहाइजेनिक चीज़ों से आती है, या जहाँ सफाई सुथराई का काम नहीं हो, गंदगी की वजह से। और ये कैटल में, ये गोट्स में अभी तक हमने नोटिस नहीं की, ना वो गोट्स में ही आती है। ओके। और ये हमारे जो फार्म है उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है इनकी गोट्स की। ईयर में जितनी 5 to 6 टाइम जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है। इनकी मेडिकल के लिए हमने एक डॉक्टर अपना पर्सनल हायर किया हुआ है, जो कि प्राइवेट डॉक्टर होता है, वो उनकी टेक ओवर करता है, और हमने वहाँ स्टाफ रखे हुए हैं। इनकी 24/7 टेक केयर होती है। अच्छा, आपने मुझे बताया था अभी ब्रेक पे कि आपका इरादा है कि इसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाना चाह रहे हैं। कि यूजुअली अगर देखें तो गिनीज बुक में 43 सेंटीमीटर तक लॉन्ग ईयर का रिकॉर्ड है, 48 सेंटीमीटर अभी इसके हैं। तो जब भी थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी उम्र के साथ साथ क्या कान बढ़ेंगे? एज के साथ साथ इसके कान इंक्रीज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मेरी जो उम्मीद है कि ये 90 सेंटीमीटर तक जाएगा। 90 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो आपने कहा था कि आपको इंटरनेशनली भी कॉल्स आ रही हैं, लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। कितने में देंगे नारेजो साहब? सर ये फिलहाल तो मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान के लिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना है, उसके बाद मैं कोई डिसीजन। चले आप दे दें, मुझे अभी से बेच दें, जब रिकॉर्ड बनाना होगा मैं आपके नाम से रिकॉर्ड बनवा दूंगा, बकरा मेरा। सर इस पे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर ये बताएं आजकल बकरे महंगे कितने हो गए हैं? हमारे एक दोस्त हैं, नीचे हमारे पड़ोसी हैं इनफैक्ट, अदील साहब, वो जो है अपने घर में गुलाबी उन्होंने बकरे रखे हुए हैं, बड़े कानों वाले, और हर बकरा जो है वो बड़ा महंगा सा है, 1.5-2 लाख रुपए का है। ठीक है। तो आजकल ये बकरा ईद सर पे है, लोग बकरा खरीदना चाहते हैं लेकिन कीमतें सुन के भाग जाते हैं। कोई आप डिस्काउंट रेट दे रहे हैं नारेजो फार्म से? सर हमने तो देखें बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी रेयर ब्रीड्स हैं उनको प्रमोट करना है। हम लोग बेसिकली सेल परचेज का इतना काम नहीं करते। हम लोग बेसिकली जो रेयर ब्रीड्स हो जाती है हमारे सिंध की या पाकिस्तान की, उसको हम लोग सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये भी एक रेयर ब्रीड है, सही? इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपने बताया कि इसकी जो अम्मा थी उसके भी आपने बताया कान बहुत लंबे थे, लेकिन इतने लंबे नहीं थे। तो ये ब्रीड आपको कैसे मिली? कि आप इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे? क्या इतना आसान था या एक लकीली बाय चांस आपको? नहीं, लकीली नहीं, मैं कोई पिछले 4 ईयर्स से इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैंने पाकिस्तान का कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा होगा जहाँ मैंने डिस्कवर नहीं किया। हर फार्म पे, हर जो गोट फार्मर है उसके पास मैं पहुँचा हूँ, उन पे रिसर्च की, गोट्स पे, सारी गोट्स ब्रीड्स पे। आप किसी भी गोट ब्रीड की इन्फॉर्मेशन लेंगे आप मुझसे ले सकती हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ से आपने ढूंढ ढांड के फिर जो 4 ईयर्स पहले जो एरिया से जहाँ पर ये ब्रीड रेयर हो रही थी या इसकी टेक ओवर नहीं कर सकते थे लोग, फिर उनसे मैंने परचेज करके इसकी फार्मिंग करा के, और आज ये माशाल्लाह अफोर्ड करना भी एक बहुत एक्सपेंसिव है। जो रेयर ब्रीड्स हैं उनकी आपको पता है खुराक, और उनके लिए अलग से बंदे रखना, उनकी स्पेशल केयर करना। आम जो आप कुर्बानी के बकरे होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, वो तो आप ऐसे ही बाहर भी चला सकते हैं, लेकिन ये जो रेयर ब्रीड्स होती हैं इनकी फिर 24/7 टेक केयर होती है। तो ये भी 10 दिन का है, तो इसकी क्या डाइट होगी? अभी क्या देते हैं इसको? अभी हम 3 टाइम्स मिल्क दे रहे हैं, सिर्फ गोट मिल्क।
सिर्फ गोट मिल्क दे रहे हैं 3 टाइम। अच्छा, और इसका कलर भी अगर आप देखें व्यूअर्स, इसके पॉज भी अगर आप देखें, इसका स्किन कोट भी अगर आप देखें, कोट देखें, फर देखें आप, इसका फर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये जैसे वेलवेट होता है ना, वैसे वेलवेट कलर है और बिल्कुल कैमल कलर है। और इसमें एक और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो कलर भी बहुत रेयर हुआ है, वरना इस गोट ब्रीड में ना अक्सर ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं और ये पूरा ब्लैक भी हो जाता है, लेकिन ये वाहिद ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बिल्कुल ब्राउन है। आप देखिए कहीं भी इस पे व्हाइट स्पॉट नहीं नजर आएगा, और इसके जो ईयर्स है ना बिल्कुल व्हाइट है, आप देख सकते हैं। अंदर से दिखाएं तो वो भी 2 टोन है, बिल्कुल वेलवेटी, बिल्कुल वेलवेटी है। आप ये देखें ना, ये देखें ब्राउन और 2 टोन में, ये चेक कर सकते हैं। हाँ, ये देखें, और बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप नजर से कैसे बचाते हैं सिम्बा को? सर बस दुआएं करते हैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग भी दुआएं करें, नजर से बचाएं। लेकिन अब ये है कि इसको ये अब आप ब्रीडिंग भी करवाएंगे, आपको इस नस्ल को आप आगे बढ़ाने की, इसके नंबर्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? सर इसमें हमें 2 to 3 इयर्स मजीद। और अगर उसमें आप 3 साल बाद कामयाब हो गए तो फिर एक बच्चा मुझे देंगे? बिल्कुल सर, इंशाल्लाह आपको फ्री में देंगे। फ्री में देंगे। अल्लाहु अकबर। ये ऑन कैमरा मैंने इनसे कहलवा लिया है। आप सब याद रखिएगा, गवाह रहिएगा, मैं इनसे 3 साल बाद फ्री में एक बकरा लूंगा, इतने बड़े कानों वाला इंशाल्लाह। आज 14 जून 2022 है। 14 जून 2022 बुक मार्क कर लीजिए प्लीज। 2025 में इंशाल्लाह आपका एक बकरा। नारे जी साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अफसोस यहाँ पर हमारे शहर में, कराची में, पाकिस्तान में बहुत लोग इस वक्त बकरे लेने जा रहे हैं, कुर्बानी की ख्वाहिश रखते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? वो बकरा कैसे लें, क्या चीज देख कर लें? क्योंकि हम जानते हैं कुर्बानी का बकरा लो यानी वो स्मेल आ रही होगी, घी और खिला विला के थोड़ा मोड़ा सामान 3 महीने तैयार करके मंडी में भेज दो। मंडी में भेजें। सर मैं उनको रिकमेंड ये करूँगा कि वो आप जाएं, जो इंटीरियर सिंध में लोकल मंडीज़ वगैरह लगती हैं उनमें भी जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ सुराबगुड में भी जो मंडी है उसमें भी, भैया आप किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि क्या देखना होता है? कुछ मशवरा देना, टेक्निक्स बताएं। देखना ये होता है कि उसकी ब्रीड देखनी होती है और वेट देखना होता है, और आप उसको कैलकुलेट करेंगे वेट के हिसाब से आप उसकी प्राइस सही पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है ना, पानी पिला पिला के इतना फुलाया हुआ होता है, जब घर आता है तो देखते हैं कि हाँ अच्छा तगड़ा बकरा है, जब घर आके 1 दिन बाद वो बिल्कुल फुस हो जाता है, पसलियां नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा किसी एक्सपर्ट को लाजमी ले जाएं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, अगर आप पानी पिला देंगे ना इसको बेसन वाला तो इसका पेट यूं फूल जाएगा। तो आप जाएंगे परचेज करने तो आप बोलेंगे यार बहुत हेल्दी है, जब घर लेके आएंगे तो ये 5-6 kg कम कर लेगा, वो पानी सारा निकल जाएगा। तो यही है किसी एक्सपर्ट को ले जाएं, और बेसिकली वेट के हिसाब से आप उसके मीट वेट के हिसाब से अब देखें, कोई आप रेट लगा मीट वेट भी तो देखें, आजकल बकरे या गोश्त किलो कहाँ खड़ा हुआ है, 1600 to 1700 रुपीस केजी पे पहुंच गया है मीट वेट। महंगाई भी आप देख रहे हैं, डॉलर का रेट आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुंचे है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें फिर महंगी हो जाती हैं। यानी लाइफ स्टॉक में जो लोग हैं वो बड़े अक्लमंद हैं और वो खुश रहेंगे। नहीं सर, वो मेहनत करते हैं, और ये आसान नहीं है कि लोग ये समझते हैं कि यार वहाँ इंटीरियर सिंध में ना लोग जैसे बकरे जंगल में छोड़ देते हैं, वहाँ इनकी प्रॉपर डाइट होती है, वहाँ इनके डॉक्टर्स होते हैं, वैक्सीनेशन होती है, जो आपको पता है जो ज़मीन में फसल लगता है, घास इनका लगता है ना, उसमें आपको पता है फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, सीड्स यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर पे फ्यूल लगता है। तो वो अगर आप सारी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो समझ लें यहाँ पर जो ये फार्मर्स डिमांड करते हैं ना, वो समझ लें उनका खर्चा ही हो जाता है। वो उनका एक शौक है जो वो आपसे ये चीज़ें परचेज करते हैं। लेकिन हसन मोहम्मद हसन नारेजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह अपनी कुदरत की निशानियाँ दी हैं, ज़राअत अल्लाह का पसंदीदा काम है, लाइफ स्टॉक ये तो वो काम है जो आकर दो जहां रहमतुल लिल आलमीन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जानवर चराए। तो इससे अंदाज़ा कीजिए ये इंसान की तारीख क्या है और हकीकत क्या है। और आजकल जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जो इकोनॉमी का हाल है, अपना उगाओ, अपना खाओ, अपना लाइफ स्टॉक ज़रूर रखो अपने पास, क्योंकि हालात बड़े संगीन हैं। बिल्कुल। और वंस अगेन, और हमारी दुआ है कहता है सिम्बा को नज़र से बचा के रखें, आमीन सुमामीन। अब ये चलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की जानिब, जहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि आजकल बाइक राइड्स जो है वो बड़ी फेमस है। लोग शौकिया बहुत लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं और मोटर बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। यस, मोटर रॉड्स, हेवी बाइक्स। एग्जैक्टली, हेवी बाइक्स। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो और यूके का नेशनल, वो यूके से यहाँ बाइक पे आए हैं और 18 डिफरेंट ममालिक से होते हुए। मैंने तो आपको बताया था, मेरा एक जानने वाला था जो साइकिल पे आया था, फिर मोटरसाइकिल की बात कर रही हैं। नहीं, मोटरसाइकिल एक तो चलो साइकिल पे चलो फिर भी ये क्या पैडलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल है भाई, उसमें पेट्रोल नहीं है, इंजन नहीं है, जिस्म की ताकत पे इतने 1000 किलोमीटर साइकिलिंग है मुश्किल। लेकिन ये बाइक राइडिंग की बहुत अली अजमत करते रहते हैं ऐसे टूर्स बड़े जी। नहीं, फिर भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं। बैक का क्या हाल होता होगा, बॉडी का क्या हाल भी होती है, और ब्रेक्स लेते रहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे जुल्म तो नहीं करेंगे। अपने बाइकर से भी मैं पूछना चाहूंगी, कौन जाना चाहूंगी गेस्ट पे आएंगे हम अपने। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम आसिफ, बाइक राइडर हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया बोल है इकराम।
जी पहली बात तो ये कहूँगा, जो भाई कह रहे हैं ना साइकिलिस्ट कुछ और चीज है, वो तो माशाल्लाह मैं खुद उनको सलाम देता हूँ। तो पहलवान हमारे जैसे के अंदर जो चीज है वो शायद हम ना पैदा कर सकते हैं ना अपने आप में डाल सकते हैं। ग्रेट। इकराम साहब, अपने सफर के बारे में बताइए, आप कौन सी बाइक राइड कर रहे थे और कैसा रहा आपका सफर? अपने एडवेंचर के बारे में हमें बताइए। प्यारे भाई, मैं आपको अर्ज करूंगा, ये इतना बड़ा एडवेंचर नहीं है जितना ये तकलीफ का एक किस्सा कहानी है। तो बात यूं है कि मैं निकला था ईद के दूसरे दिन, कर रहा हूं मैं चैरिटी के लिए। मैं जरा ऐनक उतार देता हूं, मुझे शायद पता आपके नाजरीन को रिफ्लेक्शन शायद पड़ी हो। तो मैं निकला था इस वजह से कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। वी हैव टू, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तरफ भी देखें। तो मैं अक्सर बच्चों की चैरिटीज के लिए काम करता हूं। तो 2 चैरिटीज मैंने चूज की थी, एक सेव द चिल्ड्रन जो 118 मुल्कों में काम करते हैं, और एक ऑर्फन्स इन नीड जो 14 मुल्कों में काम करते हैं लेकिन मुकम्मल मुसलमान बच्चों के साथ काम करते हैं। तो रमजान में इससे पहले मैंने कहा चलो लेट्स गेट दी कॉग्स ऑयल्ड, जिस्म का जो जंग है उसको उतारते हैं। तो रमजान में मैंने ब्रिटानिया का सदर्न पॉइंट जो लैंड्स एंड है और नॉर्दर्न पॉइंट जो स्कॉटलैंड में जॉनग रोड्स है, ये मैंने सफर किया था 1465 किलोमीटर, और ये किया था मैंने 18 घंटे से थोड़ा सा कम। 12 बजे रात का निकला और दिन को 5:45 में पहुंचा। एंड इट वाज वर्स्ट थिंग्स I've ever done. It was so difficult. पहले तो 6 जो घंटे थे ना, 12 बजे से 6, तो आई डोंट नो व्हाट द उर्दू वर्ड इज, मेरी उर्दू बलावर वाली है, इट्स वेरी वीक, पर पंजाबी च ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁੰਦ। माशाअल्लाह। बस कि मैंने कुछ नजर नहीं आता सी, सो इन फ्रंट ऑफ मी मैं फिर उर्दू में आ जाता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए। तो 3 मीटर मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था, वो तो पहले 6 घंटे थे। उस वक्त मुझे याद आया कि क्या मुझे करना चाहिए जो ये मेरा आसान हो जाए। किया तो मैंने सिर्फ जिक्र, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 घंटे पूरे हो गए। आगे सूरज निकला, सूरज ने अपने कपड़े उतारे और मुझे थोड़ी सी गर्माइश उसने दी। जो हड्डियां हल रही थी ना ऐसे, वो थोड़ी सी काम हो गई है। तो फिर ये है कि 4 घंटे वो मैंने चलाया। फिर उसके बाद जब स्कॉटलैंड पहुंचा, क्योंकि ब्रिटानिया जजीरा है, हर तरफ से समुद्र है, उस समुद्र की मार ऐसी जैसी कभी आपने जब बच्चे थे आपने कोई शरारत की, कोई बर्तन तोड़ा जो माँ का खास बर्तन था और माँ ने जूता उठाया या डंडा उठाया, ऐसे मारा, ऐसी धुलाई की। वो हवा ने मुझे ऐसी धुलाई की कि शायद मेरी माँ और नानी मिलके इतनी धुलाई नहीं कर सकते थे। तो इकराम साहब, ये इतना डिफिकल्ट है, इतना टफ है बाइक राइडिंग करना इतनी दूर तक, तो आप कैसे मोटिवेट होते हैं? किस तरह से, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, यूके से हैं, तो क्या आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी लॉन्ग रूट्स पे ड्राइव करते हैं? आप अभी यूके से यहाँ तक आए, फिर अब दोबारा से आप वापस यूके जा रहे हैं, आप लाहौर में हैं इस वक्त। जी सच बताऊं, जो हमारा हुनर है, हमारी क्वालिफिकेशन, हम अक्सर इस पर पकड़ लेते हैं कि हम बड़े कुछ हैं, कुछ नहीं है। वो एक बंधन का जरिया है। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जब मैं अल्लाह के सामने मेरी हाजिरी होगी तो मैं क्या कहूंगा, ओ गॉड, ओ मेरे आका, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। वो कहेंगे यार मैंने आपको जान दिया, आपने किया क्या इसके साथ? सुभान अल्लाह। तो वो जो थी आखिर की सोचो। साथ साथ मैं आपको जरा जल्दी बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता टाइम शॉर्ट है। 18 कंट्रीज मैंने की, ऑब्वियसली फॉर चैरिटी, फॉर चिल्ड्रन। पर एक और बात भी थी, आप मीडिया के साथ तलक रखते हैं, ठीक है, लेकिन आप एशिया में, जो दुनिया की मीडिया वो ज्यादा वेस्टर्न है, और आपको पता वो मुसलमान को कैसे वो मार रहे हैं। हर जुर्म ये मुसलमान के साथ पर होता है। तो मैं चाहता था कि ये भी हो कि एक मुस्लिम बाद में पाकिस्तानी, मैं सच बोलूंगा, फर्स्ट टाइम मैं मुस्लिम, देना मैं पाकिस्तानी इज जस्ट अ जियोग्राफिकल एरिया कल्टिवेटेड। तो मैं चाहता था कि लोग भी कहें यार मेरा नाम मोहम्मद इकराम असद के, मोहम्मद मतलब मुसलमान का एक नौकर, वो भी ऐसे काम कर रहा है जो हम सोच नहीं सकते। और ये मैं कह सकता हूँ, जब निकला था मैंने, अक्सर हमारे लोग कहते हैं यार लोग बदल गए, वो पुराना जमाना था। तो ये एक सवाल पूछा जाता है कि अभी इंसान के अंदर इंसानियत है कि नहीं। एंड आई फाउंड टोटल रास्ते में मुझे इंसानियत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 गैर मुस्लिम कंट्रीज थी, और सब में मुझे इंसानियत मिली है। सो ये भी एक था कि एक प्रमोशन ऑफ मुस्लिम, ऑब्वियसली प्रमोशन ऑफ पाकिस्तानी, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर सच बोले तो पाकिस्तानी जो बैरूनी मुल्क में हैं या इधर के जो
मामले हो रहे हैं, खासकर सियासी तौर पर, वी डोंट गेट अ गुड रेपुटेशन। इकराम, हाउ आर यू कलेक्टिंग योर चैरिटी? आपने चैरिटी कैसे जमा की इस पूरे प्रोसेस में? आई वांट टू टेल नाजरीन को, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी चैनल है ट्रैवलर MIA। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। कलाकार एक पाकिस्तानी है, उसका भी जिक्र करूंगा, अबरार वाइल्ड लेंस वाला, वो तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। लेकिन मैं बाइकर हूँ, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ हर रोज 9 से 12 घंटे बनाता हूँ। तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, जो आपने कहा साइकिलिस्ट करते हैं, लेकिन when you have to ride 9 to 12 hours, you cannot brake. You can only brake for petrol. That's it. And ये भी मुश्किल है, लेकिन I agree cyclist is something else. But मैं करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। वीडियो में ये है कि जो लोग यहाँ के, जो अक्सर पाकिस्तानी लोग रोते हैं, अपने चैनल का नाम बता दें आखिर में। अच्छा, वो चलो मैं अभी भी बताता हूँ, बाद में भी, क्योंकि अक्सर टाइम इज अप इकराम। कम वक्त की कमी है, हमें ब्रेक पे जाना है। अपने चैनल का नाम बता दें जिसके थ्रू आप चैरिटी अर्न करते हैं। MIA, ट्रैवलर MIA। All the best to you, Ikram. It was to you. Thank you so much for being a part of our show. Ikram यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में घूम भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ he's riding for a cause. एक मिशन लेके चल रहे हैं कि मैं कुछ दुनिया में तब्दीली लाऊं, मेरे इस दुनिया में आने का कोई मकसद है, उस मकसद को वो ढूंढ रहे हैं, which is a great thing, वर्दा। बहुत अच्छी सोच। और इसी के साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब दुनिया बोल है में वर्दा जो है आपको मिलवाएंगी पीछे तो देखो से। नहीं तो मैं क्यों मिलवाऊंगी, आप भी तो मिलवा रहे हैं। तलहा, मैंने भी शुरू कर दिया ना, आपकी बारी है, 1-on-1 खेल रहे हैं ना, एक बार मैं, एक बार आप, एक बार मैं, एक बार आप, सारा कुछ मैं बोल दूंगा, फिर आप बोलेगी तला मुझे बोलने नहीं देता। आपने कहा कि वर्दा मिलवा रही है, मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेगी बोलता है। कह सकते हैं कि हम भी मिलवा रहे हैं। हम मिलवाने जा रहे हैं वर्दा की ख्वाहिश के मुताबिक आपको पीछे तो देखो की कास्ट से। वेलकम टू दुनिया बोल है जी। कैसा लग रहा है आपको? ऐसे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, पहले हम बता दें कि हमने पहले भी आपको इस फिल्म की कास्ट से मिलवाया था, लेकिन पहले आप लोग लाहौर में थे और आप लोग कराची आए हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना आपकी मुलाकात डायरेक्ट हम करवाएं कराची स्टूडियो से। पहले गाना लेकिन जी बिल्कुल, क्योंकि इनका म्यूजिक रिलीज हो गया है और म्यूजिक रिलीज होते ही धूम मच गई है गाने की। बहुत अहम सवाल जो मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं और हम सब खुद कंफ्यूज है, तो डायरेक्ट आतिफ से ये बात सवाल पूछ लेते हैं। आतिफ, मुझे ये बताएं कि इसमें वाकई बॉलीवुड वाली सारा अली खान काम कर रही है इस मूवी में? क्योंकि सुनने में आजकल यही आ रहा है पिक्चर के साथ। हमारी जो लॉलीवुड की सारा है, लॉलीवुड की सारा अली खान हमारे साथ मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट, द लीगल एक्सपर्ट, कानूनी माहिर। और तलहा ने फौरन अपने मतलब की चीज इसमें से निकाल ली है, लेकिन हम जो है वो मूवी के बारे में बात करेंगे। कानून में मेरा मतलब कैसे हो सकता है? नहीं, आप बजट्स पे और फिर मईशत पे और इन चीजों पे, और आप हमेशा मेकअप पे, फूड पे तो बात नहीं करती है ना, आप भी बजट पे, मईशत पे आप भी बात करती हैं। खैर चलिए अभी कास्ट की तरफ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर हैं मिसाल, हमारे साथ मौजूद हैं मिसाल, आतिफ अली डायरेक्टर हैं और सारा अली खान हमारी टॉप लीड एक्ट्रेस, हीरोइन इस मूवी की। अच्छा ये बताइए कि जो म्यूज़िक है इसमें हमें देखा कि थोड़ा सा बहुत रोमांटिक टाइप का भी है, सॉफ्ट पेस्ट है, एक तो ये हॉरर मूवी है, फिर कॉमेडी भी है, तो इसमें आपने म्यूज़िक हर तरह से रखा है, रोमांटिक भी या फिर हॉरर म्यूज़िक भी है इसमें? देखिए डिफरेंट फ्लेवर्स ज़रूरी होते हैं हर फिल्म के लिए। जो हमने गाना सुना वो आपकी आवाज़ में है? जी बिल्कुल, राइट, मुझे आवाज़ से लग गया। मेरी आवाज़ सारा पे सूट करती है। दो सिंगर्स हैं, एक मार्टिना। अच्छा मार्टिना, ओके। How was your experience? क्या मजा आया आपको? कुछ याद, कोई मेमोरी कोई शेयर करें? हर दफ़ा मज़ा आता है सर के साथ काम करके, और इनकी फर्स्ट मूवी भी मेरा पहला मतलब डेब्यू था परी में, और ये सेकंड मूवी है इनके साथ, तो एक्सपीरियंस ऑलवेज गुड। अच्छा आतिफ, हमने हमेशा सुना है कि चाहे ड्रामा इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, आपका काम एक हमेशा हटके होता है, आप एक नया मोड़ देते हैं इंडस्ट्री को, तो इसमें ऐसा आपने क्या दिया है, यानी क्या डिफरेंट किया है आपने इस फिल्म के अंदर? इस फिल्म में ये देखें, दुनिया भर में जो स्टोरी टेलिंग हुई है वो मुख्तलिफ हुई, किरदार बिल्कुल अलग है, कहानी अलग है। अब रिवायती कहानी है, रिवायती किरदार खत्म हो चुके हैं। अब आपको अगर पेश करना है किसी को सामने और ये करना है कि उस आके देखें आपकी चीज़ को जो आपने बनाई है, उसके लिए सबसे पहले कहानी पे आपको मेहनत करनी होगी। कहानी अगर अच्छी होगी तो फिर टेक्निकल एक्सपर्ट बाद में आते हैं, कैमरा कौन सा है, गेट कहाँ से हुई है। कहानी अगर मजबूत होगी तो ये हम अभी, और खासकर हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री, हमें कम बजट की अच्छी कहानियों के साथ बेहतरीन फिल्म बनानी चाहिए। तो ये कहानी आपने लिखी है? जी, कहानी मैंने लिखी है, कहानी और कैरेक्टर मेरे थे, फिर मेरे साथ अब 2 राइटर और मिलवाए मैंने, दुनिया भर में 2-3 लोग मिलकर लिखते थे। कहानी जब आप लिख रहे थे तो आप जिंदगी के कौन से स्टेज से गुजर रहे थे?
देखिए क्योंकि देखिए मैं हॉरर भी देख रहा हूँ, मैं कॉमेडी भी देख रहा हूँ, मैं रोमांस भी देख रहा हूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा ही हो रहा होगा। देखिए स्टीवन किंग का मैं फैन हूँ बहुत। ओके, वो शाइनिंग वगैरह सारी मूवी देखी, फिक्शन के शौकीन। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अदब जब तक नहीं पढ़ेंगे आपके अंदर रंग नहीं आएंगे। एग्रीड। तो जब तक आप अदब पढ़ेंगे अच्छा दुनिया भर का, जैसे रशियन लिटरेचर है वो सारे में, तो रंग फिर वहाँ से आते हैं, रोमांस भी आता है। और मैं हूँ लिब्रा, तो लिब्रा रोमांटिक होते हैं। और आपको मालूम है वर्दा सितारों की एक्सपर्ट हैं। अभी आपने लिब्रा बोला, अभी आपके पूरे महीने का शेड्यूल ही बता दिया। कल आपकी तबीयत खराब होने वाली है, परसों आपके पेट में कुछ होगा, परसों सर में दर्द होगा। मैं जो है मालूम पड़ गया इतने बीपर्स लेती रहती हैं। अच्छा, लिब्रा वाले जो है हर चीज को बैलेंस रखते हैं, वो बैलेंस रखने में बड़े माहिर होते हैं हर चीज लाइफ को। इस कहानी में बुनता हूँ तो मेरे साथ मेरी वाइफ जरूर होती है। ओके, तो मैं उनसे जरूर मशवरा करता हूँ कि इस तरह ये वो फेमिनिन फ्लेवर भी रहता है हमेशा। कामयाबी का राज, कामयाबी का राज। मेरी सिलेक्शन का क्रेडिट भी इनकी वाइफ को जाता है। अच्छा, वो कैसे हुई सिलेक्शन, आज ये बताइए सारा हमें। वो कैसे हुई, वो इस तरह से हुई कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसमें हार्डली मेरा 20-30 सेकंड्स का रोल है। मतलब आई एम अ साइड हीरोइन, उसमें एक सपोर्टिंग एक्टर आपके। वो कहीं आतिफ सर ने देख ली, और जब इन्होंने देखी तो फिर इनकी वाइफ ने देखी, तो उन्होंने कहा कि ये जो शक्ल है ये फिल्मी शक्ल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल इकरा और साहिबा की तरह लगती है। वकार ने कहा कि ज़ेबा बख्तियार की तरह लगती है। अच्छा, मेरी अपनी मामा कहती है नहीं मेरी बेटी तो हेमा मालिनी है। तो मज़े की बात, बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं और ये सब पुराने चेहरे हैं। तो मैंने आतिफ सर से पूछा मुझे ही आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा हमें वो शक्ल चाहिए थी जो पुरानी शक्ल हो, तो वो आपकी वो शक्ल थी। पुरानी शक्ल? हाँ, पुरानी शक्ल। ये क्या मतलब पुरानी? यानी जो रेट्रो हमारी जैसे हेमा मालिनी और ये सब तो 70s का आपने ओल्ड स्कूल 71 में कहानी जाती है। अच्छा, पीछे तो देखो जो नाम है ना वो इसी वजह से यू गो बैक इन टाइम। यस, बैक टू द फ्यूचर याद आ रही है मुझे फौरन से। हां, मेरी फेवरेट मूवी है। साइ-फाई के बड़े माइकल जैकॉब से भी 61 साल के हो गए माशाल्लाह। सोचिए और टॉप गन में टॉम क्रूज के साथ जो खातून थी उनकी आप आज शक्ल देखिए और टॉम क्रूज की शक्ल देखिए, आपको लग पता जाएगा दुनिया कहां जा रही है, क़यामत बहुत करीब है। अच्छा, वैसे क्यों होता है कि मेल हीरोज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, हीरोइंस फीमेल हीरोइंस बहुत जल्दी, एक्सक्यूज मी, ऐसी फीमेल्स भी बहुत सारी हैं जो 80 को क्रॉस कर गई हैं लेकिन मर्दों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। लेकिन एज ए हीरोइन अब ऑब्वियसली जी बिल्कुल नहीं, अपनी उससे बात करूँ वहाँ पे तो वेस्टर्न तो हम एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर हम देखें कि इसका जो रीज़न है ना वो ये है हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस। हमारी बहुत प्यारी एक एक्ट्रेस है जिनको अगर वो कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर लें तो उनकी एज पे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी जो है वो है, हम आज भी कुछ बड़े बड़े नामों को, मेल्स में मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन उनको हम वेलकम करते हैं। वहीं पे अगर महानूर बलोच आ जाती हैं जो कि बहुत खूबसूरत है तो हम फौरन उनकी एज पे क्वेश्चन उठा देते हैं, जबकि ये चीज़ है जिसकी वजह से फिर डिस्करेज किया जाता है। अग्रीड। आप लोगों का आपका फेवरेट गाना कौन सा है सारा इस मूवी में? अभी तक दोनों गाने मेरे पर हैं तो मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो सुबह यानी गाना मेरे पर होगा तो अच्छा होगा, मेरे पर नहीं होगा तो बुरा होगा। ये सारा ने वाज़ेह कर दिया कि अच्छे गाने की डेफिनेशन ये है। जो अच्छा गाना है वो वकार पे है और वो पता नहीं आतिफ सर कब रिलीज करेंगे, वो सबसे मजे का गाना है। आतिफ सर कब रिलीज करेंगे वो गाना? आजकल में एक नया गाना भी रिलीज होने वाला है। 3 गाने भी बाकी हैं हमारे। टोटल कितने सॉन्ग्स हैं इस मूवी में? 5 सॉन्ग्स हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ऐसे कि आप देख रहे हैं गाना आ गया, वो नहीं है, कहानी को कहानी के अंदर है, स्टोरी टेलिंग है। जब गाना चल रहा होगा तो फिर अच्छा ये हो गया है, अच्छा अभी इसी गाना इनका है कि खुदा। यानी मैं फौरन ब्रेक लेने से पहले ना एक 10-15 सेकंड एक आवाज आपकी जरा सुनना चाहता हूँ। अब हमने उसमें तो सुन लिया लेकिन लाइव सुन के जरा अच्छा लगता है ना, और इनकी आवाज का हम टेस्ट करते हुए ब्रेक पे जा रहे हैं। राइट प्रोड्यूसर, आप ब्रेक भी ले रहे हैं, आवाज भी चेक कर रहे हैं, शुरू कीजिए। तुम दिल में कर आए, तुम सोचो के सहरा में रिमझिम बन कर आए, तुम खुशबू फूलों की, तुम धूपों में हो साए, तुम सोनी आँखों में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल। और हमारे साथ मौजूद है फिल्म पीछे तो देखो की कास्ट, इनसे बात करें। बड़े गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प चल रही है हमारे साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हम मिसाल की बेमिसाल आवाज़ सुन रहे थे और माशाल्लाह से बड़ा दर्द है। आप कहाँ से, उस्ताद आपके कौन है, कहाँ से आपने सारे गामा पाता नहीं सीखा? उस्ताद तो मैं अपना रेडियो को बोलूँगी क्योंकि मैंने रेडियो से स्टार्ट किया। तो और आप गाना गा रही थी, रेडियो पे सिंगिंग कर रही थी या फिर आप जी म्यूजिक सेगमेंट करती थी उधर? अच्छा, म्यूजिक सेगमेंट कर रही थी। एंड हाउ लॉन्ग, कितना साल किया वो? मैं 8 साल से स्टार्ट किया था, अभी मैं 24 की हूँ। 8 साल की उम्र से स्टार्ट जी।
चाइल्ड लेबर में नहीं आता क्या ये 8 साल में काम I करना? don't think so. क्योंकि हमारे पास लीगल ओपिनियन के लिए एक्सपर्ट भी मौजूद है। भाई ये चाइल्ड लेबर में आता है? नहीं 8 साल है यार। बिकॉज़ वो अपने फन को कर रही थी ना, सामने ला रही थी। लेबर नहीं है ना, वो शौक पूरा कर रही है। फोर्सफुली नहीं था, तो इस वजह से। तो आतिफ, मेरे ख्याल से वर्दा के पास कोई सवाल है? मेरे पास एक सवाल था आतिफ सर के लिए कि आतिफ साहब ये बताइए कि हम जब भी मूवी देखने जाते हैं, बड़े पर्दे पे हम देखते हैं पाकिस्तानी कोई भी मूवी हो, तो व्यूअर्स का फीडबैक ये होता है कि मूवी ड्रामा लग रही थी। लाइक हमारे यहाँ अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो हमारे यहाँ ड्रामाज में और मूवी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बस वही चीज़ उठा के बड़े पर्दे पे देख रहे हैं। जबकि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ अलग होती हैं, उनके ड्रामाज अलग होते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 80s के बाद 20 साल ऐसे गुजरे जिसमें फिल्म बनाने वाले भी और फिल्म देखने वाले भी दोनों लॉस्ट हो चुके थे। ग्रेट। तो हम तो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर्स जो अभी आ रहे हैं वो ज़्यादातर उन्होंने ड्रामा देख के, उन्होंने ड्रामा ही देखा है। सिनेमास ख़त्म हो गए थे, लोग जाते नहीं थे, या और ड्रामा और फिल्में भी टीवी पे देखी थी। टीवी कॉम्पैक्ट छोटा मीडियम होता है। अच्छा, फ्रेमिंग बिल्कुल अलग होती है। जैसे सर्जियो लियोने हैं, उन्होंने सबसे पहले जो बड़े फ्रेम खोले वो डायरेक्टर थे, इटालियन थे डायरेक्टर, और उन्होंने जो फ्रेमिंग की तो वो आज यानी उस पर भी काम हो रहा है, यानी लोग उसी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने ये किया था कि हम टीवी देखते थे तो हम कॉम्पैक्ट पे ज़्यादा खेलते थे, जबकि जो सिनेमा है वो सिनेमा बहुत बड़ा फ्रेम है। अभी हमने जहाँ पर ज़्यादा कट लगेंगे वो आपको ड्रामे की फील आ जाएगी। फिल्म पे कट ज़्यादा नहीं लगते, फिल्म पूरे सीक्वेंस होते हैं, पूरे 2 या 3 शॉट होते हैं, बड़े खूबसूरत शॉट होते हैं, यानी जिसको आप कहते हैं कि सिनेमैटिक वो है। तो ये वजह, एक तो ये वजह, और अब हम क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। अभी नबील की जो ट्रेलर आया कायदो जिंदाबाद अभी रिलीज होने वाली, वो भी बहुत ट्रेलर देखे ना, उसका क्या कितना खूबसूरत। फिर आतिफ, डोंट यू थिंक कि हम, आपने खुद बताया इतने साल तक हम लॉस्ट रहे, एकदम से हम कम बैक कर रहे हैं और बैक टू बैक एक साथ 4 फिल्में आ रही हैं, एक साथ 2 फिल्में आ रही हैं, एक साथ 3 फिल्में। हम अपने आवाम को जो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड हैं इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिनारियोज की वजह से, ऐसी फिल्में दिखाने के लिए बिठा रहे हैं जो एट टाइम्स आर्ट मूवीज हैं, जिनको देख के वो कहते हैं एंडिंग समझ में नहीं आई। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्लोली एक एक करके मूवी रिलीज करें, एक साथ 4 कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स चाहिए कि आप लोग अगर 10 करोड़ रुपए लगाते हो तो मुश्किल से 4-5 करोड़ रुपए निकालते हो। तो ऐसे सिनारियों में एक साथ 4-4 फिल्में आना, नहीं देखिए 4 फिल्में भी आना ये भी है, सही कह रहा है, आपस में मुकाबला हो जाता है, तो ये एक दूसरे का बिजनेस काट रहे हैं, समझ नहीं आता ना कौन सी देखें। हाँ, फिर हॉलीवुड आ जाता है और फिर व्यूअर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये देखूं ये देखूं ये देखूं, वो 4 में से वो एक देखता है, उसको समझ में नहीं आती, कहती है बाकी 3 भी ऐसी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। अब जैसे हम रिलीज कर रहे हैं 17 को, हमने कोई ईद का इंतजार नहीं किया, पिछले किया 17 आई कोई फिल्म नहीं आ रही, हमने कहा इस पे आ जाए। वेरी गुड। तो ये 17 को रिलीज, क्योंकि ये कल्चर चेंज होना चाहिए कि सिर्फ ईद पे ही फिल्में आएंगी या किसी इवेंट पे ही आएंगी। तो ये पब्लिक को भी चाहिए कि आप सिनेमास जाते रहे, जरूरी नहीं है कि आपने ईद पे ही जाना है। तो ये थोड़ा सा हमारा था। सारा एक बात बताएं, आपकी फिल्म में एक जुनैद भी काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई मेमोरी शेयर करें, कोई ऐसा उन्होंने काम किया हो जो आपकी नजर में जो है ना वो बड़ा फारिग काम था। वैसे उन्होंने हमें ज्वाइन कर भी लिया है। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन किया? नहीं बता रहा था वर्दा, मैं चाह रहा था वो बोल दे, फिर आप ही मरवा देती है वर्दा, सारे प्लान खराब कर देती है। मैं फिर भी, जुनैद ने क्या किया कि मुझे एक बार वॉशरूम जाना था और वो वॉशरूम को अंदर से बंद करके बैठा रहा। जुनैद, how could you do that to a person? यार ये तो बहुत मीन काम है। खातून के साथ आपने वॉशरूम बंद कर दिया, ये आपने क्यों किया शूट पे जुनैद? दरअसल होता ये था कि हमारा सीन रेडी हो जाया करता था और सारा जो थी वो कहती थी कि यार मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं वॉशरूम गई और फौरन आती हूँ। तो मैंने बोला यार ये बार बार यही करती है, मतलब सीन का रिहर्सल होना है तो जब भी स्टार्ट होता है तो ये वॉशरूम के नजर हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार वॉशरूम ही बंद कर दिया। तो ये अंदर से गेट खटखटाती है, बाहर तो निकालो, मुझे रिहर्सल करना है। मैं इसको जवाब नहीं दे सकती। Junaid, welcome to the show Junaid, thank you so much for joining us. अब देखिए, अब आपकी बारी है, आप बताएं इस पूरी मूवी के शूट के दौरान आपके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या बर्बरियत हुई, कौन सा ऐसा वाकया हुआ, ये बताइए। ऑनेस्टली बताऊं तो ना जुल्म हुआ ना बर्बरियत हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन लोगों के साथ काम करने का। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जो एक कैरेक्टर था 1970s का, जो 70s का कैरेक्टर जिसे कहते हैं, उसे निभाने में बड़ा मजा आ रहा था। फिर ये लोग जो थे वो, मैं जब आता था तैयार होकर तो ये लोग कहते थे यार हमें ऐसा लगता है कि हम 70s में ही चले गए वापस। तो वो बड़े मजे का एलिमेंट होता था जब आपके गेटअप से आपके लोग आपको जज करना शुरू कर दे कि हाँ यार ये 70s का लग रहा है, तो इट्स मीन कि आपका जो 70% जो आपका काम है वो प्रॉपर्ली सही दिशा में, सही राह पे चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और रही बात आतिफ सर की, तो आतिफ सर के साथ इससे पहले भी काम किया परी मूवी के अंदर।
तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पहले भी। यासिर तो आपको पता है माशाल्लाह से एक सीनियर अदाकार हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। आदि के साथ बहुत अच्छा रहा, नवाज सईद के कोई साथ। एक मेमोरी जुनैद, कोई एक ऐसी मेमोरी आप शेयर करें जिस तरह अभी सारा ने शेयर की, आप कंजूसी कर रहे हैं थोड़ी सी। अच्छा, मैं कंजूसी कर रहा हूँ। देखिए वो कंजूसी सारा के साथ तो नहीं होगी, क्योंकि सारा के साथ तो बहुत सारी मेमोरीज थी। लेकिन एक मेमोरी जो थी वो वकार के साथ भी अच्छा हुआ मेरा। वो ये कि वकार जो था वो मतलब जब वो गेटअप में होते थे तो वो तैयार वैयार होके और प्रॉपर्ली जो एक होता है ना, मतलब एक वकार और एक खतरनाक वकार, तो वो वाला एक गेटअप था उसका, बिल्कुल ही एक हॉरर गेटअप जो उसका। तो उसने क्या किया, हमें डराना शुरू किया। और वो मतलब जो घर में दिखाया गया उसके बैक साइड पे एक बैकयार्ड जो एरिया था उसके अंदर वो जाके छुप जाया करते थे और लोगों के एएनजी किसी बच्चे से बोले यार जाके फला बंदे को बुला दो और क्या नाम है उसको बोलो कि वकार पे बुला रहे हैं, किसी काम से बुला दो। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी बारी आ गई कि यार वकार पे बुला रहे हैं। अब जब वकार ने वहाँ पे गेटअप किया हुआ था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं हार्ट अटैक होने वाला था जब मैंने वकार को झाड़ी के पीछे देखा। मैंने वकार ही नहीं करो यार, मतलब लाइक इस तरह से करोगे तो कोई भी चला जाएगा, दुनिया ही तो चला जाएगा। और आप सही कह रहे हो जुनैद, इस मूवी के गेटअप्स के बारे में वीव हर्ड अ लॉट, हमने सुना है कि बड़े कमाल गेटअप्स होने हैं। लेट्स कम टू सारा ये जो गेटअप्स थे आप लोगों के, ये तो मैंने सुना है कि बड़े खतरनाक थे। वो जुनैद बता रहे हैं झाड़ियों में उन्होंने वकार को देख लिया, उनका दिल बंद होने वाला था। तो देयर इज कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, रोमांस भी है, गेटअप भी है, इतनी सारी स्टार कास्ट भी है। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। मुझे लग रहा है कि मुझे ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए। आप मेरे लिए टिकट लाएं? 100% आप दोनों के लिए टिकट आया। कहाँ है टिकट? हम टिकट जरूर लेंगे, हम टिकट जरूर लेंगे, जाते हुए लेंगे। अच्छा, वो जुनैद ने बोला है इनसे लेके जाएगा, ऐसे जाने मत दीजिएगा। और तला को साथ लेके जाऊंगी मूवी पे। तला हमेशा कहते हैं ना मैं नहीं देखता। Why not? नहीं, मूवीज का तो बहुत शौकीन हूँ मैं, दिलदार हूँ। म्यूजिक से थोड़ा सा दूर हूँ लेकिन मूवीज आई लव। हम मिलके चलेंगे मूवी देखने के लिए पूरी। आतिफ, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि अच्छा मूवी में हमने ट्रेलर में एक सीन देखा जिसमें सारा है आई गेस जो बेड के ऊपर उड़ रही है हवा में। जी, मोहल्ले की हवा में। हाँ। और नीचे वो यासिर लेटे हुए हैं और वो ऊपर देखते हैं तो वो उनको नजर आती है, डर जाते हैं कि वो अंदर पानी बन के वो गायब हो जाते हैं। तो वो किस तरह से आपने शूट किया, उसमें कोई डिफिकल्टीज था? नहीं, वो वीएफएक्स पे बड़ा अच्छा काम हुआ इसमें। वो मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। हैंग भी किया हुआ होगा। वो यासिर का और मेरा फर्स्ट सीन था। बड़ा मजेदार उन्होंने काम किया। फिर सबसे बड़ा इसमें जो मैं कहता हूँ वो है एडिटर का कमाल। सलमान तहजीब हैं जो सल्लू, जो बहुत मजेदार काम करते हैं। हमने 4 दिन में शूट हुआ था सीन। सबसे पहले हमने पूरा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सिर्फ बेड लगा के उसको लिटाया, बिल्कुल, फिर पानी गिरवाया उसको अलग से, फिर बाहर जाके हमने पूरा ग्रीन के ऊपर अलग से पानी ताकि उसका पूरी फॉर्मेशन नजर आए कि ओरिजिनल नजर आए। और पूरी मूवी में कितना टाइम लगा थे साहब? 32 डेज। हमने 35 दिन का बनाया था ये उसको और 32 दिन में कर लिया। वो अल्फ्रेड हिचकॉक कहते थे ना कि आपकी फिल्म तैयार है, तो वो कहते थे फिल्म रेडी है, सिर्फ शूट करना है। 32 डेज। बिकॉज ऑफ दैट कि पेपर वर्क बहुत मजबूत होता है मेरा। हमारा जो साथ होते हैं एसोसिएट जुबैर आफरीदी, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम पूरा ए और बी लेके चलते हैं। तो वो आप जितना अच्छा पेपर वर्क होगा आपका, मुझे पता होता था कि मैं सेट पर यार मुझे क्या करना है। इवन ये पहले से लिख लेता था कौन सा शॉट लेना है मुझे, कहाँ से लेना है, ताकि ना मेरा आर्टिस्ट तो बड़े पैसे बच गए होंगे आतिफ साहब। यही होता है। नहीं, लोगों की तो 2-2 साल में फिल्में बन रही होती है। जरूरी है कि 32 दिन में शूट पैकेज कर आपका होमवर्क कंप्लीट हो, आपको पता हो होमवर्क कंप्लीट हो, प्लानिंग अच्छी हो तो आप यानी प्रोड्यूसर के पैसा बचा सकते हैं आप। तो हमने 35 दिन दिए थे जिस पे लोग मजाक उड़ाते हैं कि सब यही कहते हैं। हमने 32 दिन में पैकअप कर दिया पूरी फिल्म। नहीं तो मैं उसका पूछना चाहूंगी जो स्टोरी का आप कह रही थी कि वो जब फर्स्ट आपका वो सीन मेरा और यासिर का फर्स्ट था। तो उसमें हुआ ये कि अब जाहिर बात है यासिर हुसैन के सामने जाना, वो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखना था। फर्स्ट मूवी में चुड़ैल बन के यहाँ ऊपर रिगिंग मेरे साथ हुई भी। और वो जो मज़े की बात थी वो ये थी कि यासिर सर नीचे लेट के मेरी स्नैपचैट पर और मेरे हाथ ही हुए और उनको कह रही हूँ, इनको मैंने बात में बड़ी ज्यादती की है। आप मुझे कहते हैं शक्ल तुम्हारी ज़ेबा बख्तियार जैसी है, मुझे हीरो के सामने आपने फर्स्ट सीन, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपने चुड़ैल का जिसमें मैंने बाहर किया। तो वो काफी सारी औरतें सुन के आपसे नाराज बड़ी हो रही होंगी। जुनैद वांट्स टू से समथिंग। नहीं, हर मर्द में भूत भी होता है। मर्द में भूत भी होता है। जुनैद प्लीज कहिए क्या कह रहे हैं? यासिर हुसैन has joined us. यासिर वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच। ये बताइए कि आपकी पहली मुलाकात थी सारा के साथ, पहला दिन था शूट का और आप उनकी चुड़ैल वाले गेटअप में तस्वीरें बना के स्नैपचैट कर रहे थे। यार ये तो नाइंसाफी है यासिर भाई।
एक तो सबसे पहले मैं सारा को बता दूं कि वो ज़ेबा अख्तियार साहिबा ने कंप्लेन कर दी है इस बात की। ज़ेबा साहब ने कंप्लेन कर दी साहिबा ने इसी बात की जो आप अभी बात कह रही थी। जी यासिर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सारा के साथ, बल्कि पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसकी एक वजह ये है कि जब आपका जो डायरेक्टर होता है वो इतना शानदार हो, इतना टैलेंटेड हो, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है सबके साथ काम करना, और इतना बैलेंस्ड लेके चले हैं ये पूरी टीम को। और सारा पहली दफ़ा काम कर रही थी, उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जुनेद 800वीं दफ़ा काम कर रहे थे, इनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कोई मेमोरी, सेट्स की मेमोरी यासिर कुछ शेयर करें? इतने सारे गेटअप्स थे, हॉरर, कॉमेडी, टाइम ट्रैवल, वीएफएक्स, 32 दिनों में आपने फिल्म कंप्लीट कर ली, कोई तो मेमोरी होगी आपके पास भी? सर मेमोरी ये है कि मैं और आदि जो है वो रात को ज्यादा देर जाग नहीं सकते। आदि आए हुए? आदि को हमने लास्ट टाइम लिया था, आज वो बिजी है, रात को मोटरसाइकिल चला रहे थे फेज 8 में। ओके वो ठीक भी कर लेते हैं मोटरसाइकिल। वो आदि और मैं जो है वो रात को सोते जल्दी हैं, तो वो फिल्म सारी रात को शूट होनी थी, तो हम लोगों को नींद बहुत आती थी, और नींद की वजह तो हमने पूरी फिल्म जो है ये तकरीबन नीम गुलूदगी में की है। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तो ये भी एक इसका मुनफरिद एंगल होगा। लेकिन ट्रेलर देख के लगा नहीं है। नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वो नींद आती है इंसान को बहुत ज्यादा, तो मेरे ख्याल में कुछ सेंसेस बहुत तेज हो जाती हैं, तो हमारी जो कॉमिक टाइमिंग थी ना वो बहुत तेज हो गई है उसके साथ। माशाल्लाह। नींद कैसे भगाई आपने? कॉफी के अलावा आपने क्या क्या चीजों का सहारा लिया अपनी नींद भगा? सर आपसे हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। अपने व्यूअर्स से कहेंगे कहीं मत जाएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। हम डिस्कशन जारी रखेंगे अपनी कास्ट के साथ जो बैठी है हमारे साथ। पीछे तो देखो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और वर्दा पीछे तो देखो, मैं देखने जाऊंगी ये मूवी जरूर, कि देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है, कहानियां सुन के मजा आ रहा है। खासा मुझे आपको पता हो कि कहानी में पीछे कुछ नहीं है वर्दा, मैं पीछे देख रहा हूँ, पीछे कुछ नहीं है। पीछे 70s का एक दौर है जहाँ पे हम जाके देखेंगे कि कुछ हुआ था, और उसके बाद फिर आगे कहानी में क्या हुआ था, ये देखने के लिए हमें 17 जून को सिनेमाघर में जाना पड़ेगा। देखनी है, मूवी का नाम है पीछे तो देखो ना, ये तो बताओ। मैं पीछे देखने लग गया था यार, आजकल आपको मालूम है तकिया कलाम है लोगों का, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। लेकिन यकीनन इट्स अ ग्रेट मूवी जहां अब तक हमने गुफ्तगू की है। इसमें हॉरर भी है, इसके अंदर आपका रोमांस भी है, इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसके अंदर चुड़ैले भी हैं, इसके अंदर गेटअप भी है, इसके अंदर टाइम ट्रैवल भी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक मैं कास्ट से गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस तरीके से मूवी बनी है, विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अमेजिंग। और यासिर से कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? मैं यासिर सवाल करना चाह रही हूँ। यासिर मुझे ये बताइए कि आपका एक कॉमेडी में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जब भी आप कॉमेडी का कोई भी रोल प्ले करते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, सब पसंद करते हैं आपको, और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी है उसमें। लेकिन अब आप सीरियस रोल भी करना शुरू हो गए हैं, अब ड्रामा हो, फिल्म हो, तो आप पर्सनली आपको क्या लगता है कि आप कॉमेडी ज़्यादा बेहतर, आपको खुद मज़ा आता है करने में, या फिर आपको सीरियस रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है? मज़ा तो मुझे ज़्यादा कॉमेडी करने में आता है, लेकिन एक्सेप्टेंस यहाँ ज़्यादा सीरियस रोल्स किया है। मैंने पहला सीरियस कैरेक्टर जो किया था हम टीवी का, उस पर मुझे अवार्ड दे दिया उन्होंने, तो इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस आपके उन्हीं कैरेक्टर्स की। कॉमेडी मैंने 2 फिल्म्स पहले की है, मुझे कुछ नहीं मिला उसमें, तो आई थिंक लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं ज़्यादा शौक से, लेकिन ड्रामे में लोग सीरियस देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। यासिर आप एक सीनियर अदाकार हैं इस इंडस्ट्री के। यासिर, हाउ वुड यू से ये मूवी आपके पुराने काम से डिफरेंट कैसे है? What should the viewers expect when they go to the cinema? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात इस फिल्म की है कि ये एक फैमिली मूवी है, और ये एक वाकई फैमिली मूवी है। इसमें आपको यार यासिर भाई जो गेटअप हैं, जो चुड़ैले हैं, जो ट्रेलर में नजर आ रही हैं, छोटे बच्चे डर जाएंगे सर। मुझे तो लग रहा है ये बड़े खतरनाक गेटअप्स हुए हुए हैं। सर आप अम्मी अबू के साथ जाए ना, ये बात अच्छी है आपकी। नहीं फैमिली के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि वो एक जो हॉरर फिल्म होती है ना, वो थ्रू एंड थ्रू हॉरर होती है। इसमें अगर एक सीन में आपको डर लगेगा तो उसके नेक्स्ट सेकंड में आप हंस रहे होंगे। तो वो जो खौफ का एलिमेंट है ना, वो आएगा और जाएगा, तो इसलिए आप बच्चों के लिए ये फिल्म बड़ी सेफ है। यानी पहले चीख निकलेगी और फिर एकदम से हंसना शुरू हो जाएंगे। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वुड बी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब हमारे सामने एक सीन है जिसमें मैं और आदि जा रहे हैं हैदराबाद की गलियों में रात के वक्त, और आसपास कुछ नहीं, और हमें आवाज आनी शुरू होती है और हम देखते हैं तो आगे एक लड़की खड़ी हुई है। तो अब यहीं से हॉरर क्रिएट होना शुरू हो जाता है
लेकिन जो बातें हम आपस में कर रहे हैं ना उस चुड़ैल को देख के, हाँ। तो मैं हैरान था कि उस चुड़ैल की हंसी क्यों नहीं निकली। ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है यासिर भाई, मुझे अभी मालूम पड़ा कि आतिफ साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका ताल्लुक भी हैदराबाद शहर से, इत्तफाकन मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद शहर से, और बचपन की मुझे कुछ यादें आ गई क्योंकि अब चुड़ैलों का भी जिक्र हो रहा था। तो हैदराबाद में बचपन में बड़ा जिक्र होता था कि वो फला सड़क के ऊपर रात 3 बजे के बाद आप जाएंगे, एक आपको चुड़ैल नजर आएगी जो हवा में उड़ रही होगी, पैर उसके उल्टे होंगे, सफेद कपड़े। आप उसी चुड़ैल से इंस्पायर होकर लेकर आए इसको हैदराबाद में ना। सर, जो चुड़ैलें आपको याद आ रही हैं हैदराबाद से, वो तो मेरे ख्याल कोई और है। सर एक्चुअली यासिर भाई वहाँ पे किस्से मशहूर थे, आप आतिफ भाई आप बताएं। हाँ, वहाँ बड़े किस्से मशहूर, कब्रिस्तान था जो, जी हाँ, जो कौन सी रोड है, डीसी ग्राउंड का, जी वो मशहूर वाक़या हुआ था कि एक मैयत आई थी वहाँ पर, और उसके बाद ये हुआ था कि बारिश हो गई थी, तो उन्होंने कहा बाद में तो उन्होंने मस्जिद पे रख दी थी मैयत, और 2 बच्चों को छोड़ दिया लड़कों को। सुबह वो मैयत आधी दीवार पे इस तरफ से आधी तरफ से, और लड़का एक मर चुका था और एक बेहोश था। तो ये बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। यासिर भाई, ये वही चुड़ैल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस चुड़ैल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो नहीं है अब। अच्छा, हमने मूवी की तो बात कर ली, मैं आप सबसे पूछूंगी यहाँ पे, यासिर आपसे भी, आतिफ भाई आपसे भी, सारा और मिसाल, कि कभी रियल लाइफ में किसी चुड़ैल को देखा है? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई हादसा हुआ? क्योंकि हम सुनते थे पहले ज़माने में हैदराबाद वगैरह की अगर हम बात करें, तो कभी देखा है वाकई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आवाज़ आई हो या घर में ऐसा कोई हो कि जो हॉन्टेड घर हो? इसमें एक बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, लेकिन घर में जाना है मुझे। नहीं, प्लीज शेयर कीजिए, अगर आया तो शेयर कीजिए। तो हाँ फील की है, बट नहीं, किसी चुड़ैल को बाकायदा देखना, किसी अगर देखे, बहुत से लोग कभी ऐसा जिक्र होता है कि देखा है। मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं अच्छा जिन था, बहुत अच्छा, वो जिसको हमारी ज़बान में नूरानी जिन कहते हैं। मैं हाइक पे थी, ट्रेल 3 पे थी मैं इस्लामाबाद में, तो मगरिब हो रही थी और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मीनवाइल मैं मंजिल पढ़ने लगी बिकॉज मैं डर रही थी। तो सडनली एक मोहतरम मेरे सामने, उन्होंने कहा मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनको झूठ कहा, मैं उनसे भी डर रही थी, पाकिस्तान में हूँ, मुझे डर लग रहा था, अकेली हूँ, यही ना कुछ मतलब कोई छेड़खानी ना कर दे। मैंने कहा नहीं, मेरे भाई आ रहे हैं पीछे से। तो उसने कहा नहीं, आपके कोई भाई नहीं आ रहे, मुझे पता है, बहरहाल मैं आपकी हेल्प करने आया था। तो अब वो हाइक पे, आप ट्रेल पे थे, तो वो मेरे सामने ही थे और ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गए, और वहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। बट फिर मैं भागते भागते नीचे गई और मुझे पसीना और सब कुछ, बट वो एक अच्छे जिन थे जिन्होंने मुझे हेल्प, और मेरे सामने वो गायब हो। यानी सारा जो है वो जिन्नात में भी मकबूल और मशहूर है और बड़ी पसंद की जाती है। जुनैद, आपने, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर हर और नॉट, आपने सुना जुनैद सारा को जिस तरह आप पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा जिन मिला और वो डर रही थी, उनको रास्ता दिखा के नीचे लेकर आया। लेकिन आप भी कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे जुनैद? आपने भी कभी जिन चुड़ैल तो देखी होगी? तो आपको बहुत सारे ऐसे जो कि सारा क्योंकि सारा तो ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहे, आपके साथ होते रहे, आपने साथ बात कर रहे हैं जुनैद? सारा के बारे में बात करें। अच्छा, यासिर और जुनैद, यासिर के साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा? यासिर? नहीं जी, मेरे साथ अभी इस फिल्म की शूट में आदि के साथ हुआ था। अच्छा। कि जिस घर में हम शूट कर रहे थे, उस घर में एक कब्र थी, जो ओनर है उनकी कब्र उस घर के अंदर थी, लॉन में, और वो बड़ी उन्होंने ड्रामेटिक किस्म की बनाई हुई थी, लाइटिंग वाइटिंग हुई थी उसके ऊपर। तो वहाँ खड़े होके ना कोई 2 लड़के सिगरेट पी रहे थे, तो आदि वहाँ गया, तो आदि ने कहा कि आप तीनों यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा हम 3 नहीं, हम 2 हैं। तो आदि ने कहा नहीं आप 3 हैं। तो आदि को वो 3 दिख रहे थे सिगरेट पीने वाले, और थे असल में वहाँ 2। ओह गॉड। यानी कि ये चीज़ें वाकई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, जो नहीं मानने वाले तो वो नहीं मानते, लेकिन ये कि इसी पे आपने मूवी बनाई है भाई, तो ये देखने के बाद जो भी वो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले। जिस तरह से ये फिल्म शूट हुई है और जिन ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट हुई है हैदराबाद में, तो उन्हीं गलियों में शूट हुई है जहाँ के वाकयात मशहूर थे, और उसी तरह उस इलाके को बिल्कुल लोगों को हटाकर और उन गलियों को जब सुनसान हो गई वो रात के वक्त 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तब हमने शूट किया है। और उस वक्त वाकई एक खौफ था, हमें भी खौफ था कि यार, जब वो कहते थे कि भाई वो गली के कोने से आपने चलते हुए आना है और कैमरा वहां लगा हुआ और बाकी कोई होता ही नहीं था, वो चलते हुए आने में जो हमने एक्टिंग की है वो हुई नहीं है, वो हमसे हो गई एक्टिंग, क्योंकि वो वाकई था, रियल एक्सप्रेशंस थे। अरे यासिर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? कौन सी कोई और नई मूवीज आ रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी, जून में मेरी 2 फिल्में आ रही हैं। एक 17 तारीख को पीछे तो देखो आ रही है, जिसका बहुत इंतजार है सबको,
क्योंकि ये जॉनरा बिल्कुल अलग है, हॉरर कॉमेडी। और 24 तारीख को मेरी फिल्म आ रही है चौधरी, तो ये 2 फिल्म जो है अभी आ रही हैं। उसके अलावा मैं एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी इस्लामाबाद में हूँ। सही। अच्छा यासिर, जावेद इकबाल के ऊपर भी एक मूवी बनी थी, उसके ऊपर काफी जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ था, उसके बारे में अवार्ड जीत कर आए हैं वो लंदन से उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली ना। ठीक है, रिकॉग्निशन दुनिया ने तो दिया है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत उन अवार्ड्स के ऊपर यासिर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म गई थी और ओपनिंग फिल्म थी, वहाँ अवार्ड भी मिला मुझे बेस्ट एक्टर का। अब बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, आर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें वो फिल्म सिलेक्ट हो गई है, अब वहाँ जाएगी इंशाल्लाह। तो फेस्टिवल्स में तो फिल्म बहुत अच्छा चल रही है। पाकिस्तान में उसको अभी तक नहीं इजाजत मिली चलने की, तो आप लोग महरूम रहेंगे। ग्रीन पासपोर्ट महरूम रहेगा उसे देखने से, बाकी तो सब देख रहे हैं। ग्रीन पासपोर्ट बहुत चीजों से महरूम है यासिर भाई, मसला नहीं है, वी आर यूज्ड टू इट, हमें हमेशा ही महरूम किया जाता है। जो बीच में जो आपने ब्रेक ली, तो मैंने देखा कि वो जो खबरें चली हैं उसके अंदर जी पानी की भी कमी हो गई है, पेट्रोल का टैंकर भी उलट गया है। और तो इसीलिए यासिर भाई ऐसी फिल्में बनाइएगा जिसमें लोगों को अपना जहन इस्तेमाल ना करना पड़े, वो बैठे, वो सिर्फ लोटपोट हो, हंसी। सीरियस मूवीज तो मेरे ख्याल से आजकल के एरा में बननी नहीं चाहिए। कॉमेडी के ऊपर इंफरटेनमेंट और एंटरटेनिंग स्टाइल हो, सीरियस टॉपिक्स। ऑलरेडी जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है यासिर, मजीद सीरियस मूवीज लोग देखने जाएंगे परेशान ही हो जाएंगे। आतिफ, यू एग्री विद दैट? बिल्कुल। सारा आप भी एग्री करेंगी? तो कैसी मूवीज बननी चाहिए भी तो बताएं। मूवीज तो देखो, मैं आपको बताऊं, मूवीज हमारी सब अच्छी बन रही हैं, लेकिन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमारी यंग जनरेशन में, वो प्रेफर कर रहे हैं हॉलीवुड की मूवीज को। दैट्स व्हाट, मतलब जो मुझे लगता है उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक फैशन चल पड़ा है कि हमने मार्वल सीरीज देखनी है। अब एक स्टूडेंट है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, सपोज करें अगर उसका बजट 1000 है, तो जब बाकी फ्रेंड्स उसके मार्वल सीरीज को देखेंगे तो वो कहेगा मैं क्यों पाकिस्तानी फिल्म पे पैसे दूं, तो वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ वही देखेगा, उसी की स्नैपचैट लगाएगा और वो अपने आप को बड़ा चिल समझेगा कि जी मैं हॉलीवुड की फिल्म देख के आया। ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन सिनेमास बहुत आती है, मैं खुद भी बहुत जाती हूँ। अब ये कि हमने कॉपी करना है, स्नैपचैट लगानी है, दोस्तों को बताना है कि जी मैं वो। सारा, आपने आखिरी पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी? मैंने आखिरी पाकिस्तानी फिल्म, हाँ, ये जो अभी ईद पे आई थी, घबराना नहीं है, मैंने देखी। वो जो दम मस्तम थी वो मैंने देखी, मैंने बहुत इंजॉय किया। और अभी मैंने आज इंशाल्लाह मैंने कमली देखनी है, बिकॉज मैं बहुत शौकीन हूँ मूवीज की। और आप हमेशा से पाकिस्तानी मूवीज देखती आई हैं, जब इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तब देखना शुरू किया? नहीं, मैं बचपन से, आई वाज वेरी यंग जब चूड़ियां मूवी आई थी, और तब इतने अच्छे सिनेमास भी नहीं होते थे, बट आई वेंट विद माय मदर एंड माय मतलब फैमिली, और मैं वो देख के आई, तो मुझे बहुत शौक है मूवीज का। अच्छा, एक वक्त आया जब ज़ारा भी आई थी, एक एक्ट्रेस थी हमारी, उनके टाइम पे भी काफ़ी मूवीज़ आई थी, तेरे प्यार में वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से सिनेमा इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो बैठ गई थी, इतना ज़्यादा काम नहीं नज़र आया। शायद इसकी एक ये वजह भी है कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो जो हमारी जनरेशन है वो भी इतने प्रेफर नहीं करती है पाकिस्तानी मूवीज़। इसके अलावा आतिफ साहब जो ऐड करना चाहूँगा मैं वर्दा क्वेश्चन में, वो ये है कि हमारे यहाँ एक तो हम जानते हैं लोअर क्लास सिनेमा में नहीं जाती, अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप, ठीक है, उनकी तो फाइनेंशियल जैसे है नहीं कि मैं सिनेमा का टिकट खरीदूं। मिडिल क्लास जाती है, मिडिल क्लास हुआ जिसके हर किसी घर में नेटफ्लिक्स मौजूद है, वो बैठे होते हैं अपनी टीवी चलाते हैं और उनके सामने एक मूवीज का कैलेंडर खुल जाता है जिसके अंदर इंडियन भी होगा, हॉलीवुड भी होगा, पाकिस्तानी तो मुझे आज तक नजर नहीं आया, कुछ शायद इक्का दुक्का आए हैं। मेरी फिल्म परी थी, 3 साल तक रही, 3 साल तक रही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो उतार दी उन्होंने, तो इस वक्त नजर नहीं आ रही है। कहने का मकसद ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग जा रहे हैं उनको घर में कंटिन्यूसली इंटरनेशनल कंटेंट मिल रहा है खाने को, तो जब वो सिनेमा जा रहे हैं तो उनको पहले इंटरनेशनल कंटेंट अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ यार मुझे तो इसी खाने की आदत है, यही कंटेंट मुझे देखने का शौक है, तो मैं क्यों पाकिस्तानी की तरफ जाऊं। लेकिन नाउ दैट मैंने आपकी मूवी के बारे में देखा है कि इसके अंदर इतने सारे जॉनराज हैं, इतने सारे उसमें एलिमेंट्स हैं एंटरटेनमेंट के, कंटेंट के, तो आई थिंक पहले कभी मैंने ऐसी पाकिस्तानी मूवी नहीं देखी जिस तरह आप बना रहे हैं। जी हाँ, ये मैं अभी ये कह रहा हूँ ना कि अच्छी कहानियाँ ट्रीटमेंट के साथ, देखिए नहीं, हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते जो हॉलीवुड का, तो हमें कहानी पे फोकस करना चाहिए। अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं स्टोरी टेलिंग, तो वो अगर वो उस तरह पे आ जाए, उस तरफ आ जाए हम लोग, तो एक तो बजट भी हमारा कट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम हमारी फिल्में लागत भी पूरी करेंगी। देखिए एक फिल्म साथ लागत पूरी होती है तो कहता है दूसरी बनाओ, अगर वो वही पूरी नहीं होगी तो क्या भाई बंद कर दो। तो यहाँ ये हो रहा है, हम महंगी फिल्म बना रहे हैं बगैर कहानी के। कहानियाँ हैं लेकिन रिवायती हैं, आपको कहानियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी। जब तुम कहानियाँ तब्दील नहीं करेंगे, कम बजट की फिल्में बनाएंगे, जैसे बधाई हो वगैरह, किसकी मौजूदाती फिल्म है और कम बजट की फिल्म है, इस तरह की सोच लेके आए। जैसे पर्दे में रहना तो अभी बनाई थी ने, अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, तो ये भी ज़रूरी है कि हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला इस तरह, हम कहानी के तौर पे कर सकते हैं। सही। आगे वक्त की कमी है हमारे पास, मैं चाहूंगी कि तमाम जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्स कास्ट बैठी हुई है मूवी, पीछे तो देखोगे सब एक दफ़ा अपना एक मैसेज दे दें कि भाई ये मूवी हम देखने क्यों जाएं,
क्योंकि ये फैमिली मूवी है। Let's start from the ladies. सारा, आप बिस्मिल्लाह करें। मूवी हम इसलिए देखें क्योंकि ये एक फैमिली मूवी है, बच्चे देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं। आप अपने भाई के साथ, वालिद साहब के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप जाके इसको देख सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा इसमें। आपको आदि ने और यासिर सर ने बहुत हंसाया है। मेरी फर्स्ट मूवी है और इसमें हम सब की बहुत मेहनत लगी। मिसाल मैं कहूँगी कि आपने जो क्वेश्चन किया था, मैं उसी के थ्रू मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये फिल्म लगेगी बिकॉज इसमें ड्रामा वाले एक्टर्स नहीं हैं। आतिफ सर ने जो है न्यू लोगों को चांस दिया है और न्यू फेसेस हैं। ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो आप जाएंगे तो आपको फिल्म फील आएगा और देखने में मज़ा आएगा। ज़रूर जाएंगे। राइट जुनैद, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग क्यों फिल्म देखने जाएं? पीछे तो देखो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे लोगों जो इतनी तो हमें सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई का अप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ इसी देखने के लिए जाएं। इसको अप्रिशिएट की भी हौसला अफजाई हो, एक्टर्स की भी घरों की भी हौसला अफजाई हो। डिफिकल्टी हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन we've gotten your मैसेज जरूर देखने जाएंगे। यासिर प्लीज आप बताइए आपका क्या मैसेज होगा? सर मैं ये कहूँगा कि वो ना सपोर्ट करें, ना आप कोई भी अपना हौसला अफजाई के लिए देखें। आप प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए देखें। जितने पैसों का आप टिकट लेंगे उससे ज्यादा की एंटरटेनमेंट इसके अंदर है। ये हम गारंटी करते हैं। इसके अंदर जिस तरह से हॉरर शूट हुआ है और जिस तरह से कॉमेडी है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। वो सारे जिस तरह का भी हॉरर है ना, वो सारा आपने बचपन में या किसी से सुना है या एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज्यादा रिलेटेबल इसमें चीजें हैं। तो देखें, एंटरटेन हो और कोई किसी पे एहसान ना करे। खूबसूरत फिल्म है। आप जो पैसे लगाएंगे ना वो लगाने का आपको दुख नहीं होगा। ये मैं पैसा वसूल फिल्म है। पीछे तो देखो, जरूर देखिएगा। यकीनन अब तक मैंने जो सुना है फिल्म के बारे में मैं तो जरूर देखूंगा। पर आप बताएं। और हम सब जाएंगे देखने के लिए 17 जून को। जरूर जाइएगा देखने पीछे तो देखो। इसी के साथ ही शो का वक्त खत्म हो गया है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है, और देखना मत भूलिएगा पीछे तो देखो 17 जून। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।